And all, welcome to this channel again. So if you are new to this channel and if you are watching this video for the very first time, I am making videos on the previous year questions of the UGC NET. So earlier I have already made videos for 2018, 2019. For the viewers who are watching for the very first time, in this series I am only discussing the pattern behind the paper and how to tackle a particular question. And if there is some concept involved in a particular question, I am explaining that particular question. So the thing is, if you have not watched the earlier video, just go and watch because many of the concept has already been explained. So this is the part third of the PYQ of 2020. So now I will be starting the video and taking the questions. So this is the first question from a very important article of the Constitution of India. That is Article 72 of the Indian Constitution. So we will be reading the question. Article 72 of the Indian Constitution makes a provision for A. Discharge of the president's function in other contingencies, which is not true. B. It deals with the power of president to grant pardon and suspend, remit, or commute sentences in certain cases. Yes, this is the correct option. So I think we don't need to read the other options because it is not that kind of question जिसमें कि दो या तीन ऑप्शन दिए हुए होते हैं और हमको चूज करेक्ट करना होता है. सो दिस इज प्रोविजन विच इज सेटिस्फाइंग. हाँ, ऐसा होता है कभी कभी जो ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे कि इसमें खाली इतना दिया होता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, और अगला ऑप्शन हमें दिया होता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस. देन वी हैव टू गो थ्रू द होल क्वेश्चन. आई होप आई हैव मेड क्लियर द पॉइंट दैट हाउ टू सी दिस क्वेश्चन, हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन. लेकिन इसमें मोर और लेस ऐसा कुछ नहीं है जो मुझको एक्सप्लेन करना पड़े. And already in the earlier videos, if you have watched, I have already told कि आपको क्या पढ़ना है और उसमें से भी सबसे important parts क्या है constitution के. So we will be taking the next question. An important, interesting question from jurisprudence. The question is, which of the following duties have been included by Austin in the category of absolute duties? ठीक है, तो पहले तो मैंने पहले ही बता दिया है कि jurisprudence में apart from the school of thoughts and their jurist and their quotation, उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्सनैलिटी, राइट्स एंड लिबर्टी, सॉरी राइट्स एंड ड्यूटीज, ओनरशिप, पोजेशन, तो इस तरीके के जो अदर कॉन्सेप्ट विच आर देयर इन द जूरिस्प्रूडेंस. तो ये क्वेश्चन है हमारा ड्यूटीज वाले पार्ट से. तो ऑस्टिन ने किन चीजों को एब्सोल्यूट ड्यूटीज बताया है? तो द फर्स्ट वन इज ड्यूटीज टू ओन टू पर्सन इनडेफिनेटली. ठीक है, तो ए इज एब्सोल्युटली देयर. इसका मतलब क्या होता है कि वो ड्यूटीज दैट वी हैव टुवर्ड्स द सोसाइटी और ह्यूमैनिटी एट लार्ज. फॉर एग्जाम्पल, अपने देश को साफ रखना, ठीक है, कोई अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसको रोकना, खुद कोई गलत काम ना करना. सो दीज आर द ड्यूटीज विच आर एब्सोल्यूट ड्यूटीज एज टर्म बाय ऑस्टिन, जो कि हमें अपने समाज की तरफ रखनी है. सेकंड इज द सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज, अपना भी रिगार्ड करना. इससे क्या मतलब है? सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज का मतलब बेसिकली है कि अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी इंडिविजुअल राइट्स को प्रिजर्व करके रखना. ठीक है, और अगर उसको कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसके खिलाफ बोलना. जैसे राइट टू लाइफ है हमारे पास, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, तो कोई उसको अगर अनऑथेंटिक तरीके से या इलीगल तरीके से टेक डाउन करने की कोशिश करता है तो उसको हमें नहीं करने देना. इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी कि हम अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करें. ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कुछ ड्यूटीज हमारी अपनी तरफ भी है बिकॉज वी आर इंडिविजुअल्स. थर्ड इज ड्यूटीज ओन टू सोवरेन. हम सबको पता है, जब भी हम ऑस्टिन पढ़ते हैं, एनालिटिकल स्कूल पढ़ते हैं, तो ऑस्टिन इज वेरी मच टिल्टेड टुवर्ड्स सोवरेन, दैट इज द किंग. In this case, in today's scenario, it can be government or whoever is making the laws. ठीक है, तो ये law is the command of the sovereign is already said by Austin. अब हम इसमें डीप डाउन नहीं जाते हैं क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ऑस्टिन ने ऐसी बातें क्यों की थी. बट आई थिंक आई हैव already explained the concept, the important things which I need to explain. So I will be moving on to the next question. And D, that is duties owned to parents, is not included as absolute duties by Austin. So I will be taking the next question. The important question from the sources of law that has been mentioned in the jurisprudence. एंड मैं बार बार हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ. मैंने बताया है, आप पिछली वीडियो जाके देखिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, और अपनी नोटबुक में आपको नोट्स बनाने हैं. सोर्सेज से क्वेश्चन आ चुका है. सो आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर कस्टम टू बी वैलिड?
So the option A is the custom had to possess a sufficient measure of antiquity, यानी कि काफी पुराना होना चाहिए. This is the first thing which is an essential for a custom to be a custom. Second thing is the custom must have been enjoyed as a right. लोगों ने उस custom को enjoy करते हो as a right. ठीक है. This is also an important thing. Third is custom need not to be consistent with other custom in the same area. So this is not an essential of the custom as mentioned in the sources of as sources of law in the jurisprudence. And D, the custom must be certain and precise. जो भी कस्टम हो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर, डेफिनेट और अनएम्बिगुअस होना चाहिए. ठीक है. बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि कस्टम क्या है, वेक नहीं होना चाहिए. तो दीज आर थ्री essentials which is there. So I will be, and one most important thing which is not mentioned here, that I will tell you, that it should not be against the public policy or morality. ठीक है. पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो कस्टम नहीं होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट वो कस्टम नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे कस्टम को नहीं मानते. फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी. और इस तरीके के बहुत सारे कस्टम बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स और उस रीजन्स में है. सो all those who are against the public policy or morality are not customs as per the sources of jurisprudence. I think I have made my point very clear and I have explained. So I will be taking the next question. This is a question from Competition Act 2002. I don't think that I need to explain this because ये तो इतना minor act है और इसमें से भी ये बहुत ज़्यादा minor portion है. And I have already explained it alongside with the question, so you can read it and just go through to understand this thing. I don't think I need to give an explanation more. A more detailed explanation is required, what has already been written and mentioned. So I will be moving on to the next question. Again, this is a question from Hindu Marriage Act. Bigamous, a bigamous Hindu marriage is the option. The answer, correct answer is void and punishable. Again, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, बट जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ. अगर मुझे एक आध क्वेश्चन दिख जाता है उस वैसा, तो ताकि अगर कोई बंदा जो फर्स्ट टाइम गोइंग थ्रू कर रहा है तो उसको भी ये चीज समझ में आ जाए कि आई ऑलरेडी टोल्ड दैट फ्रॉम पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट या कोई सा भी हो, तो उसमें पर्सनल लॉज में मैरिज, डाइवोर्स, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, वॉइडेबल मैरिजेस, और आपका सक्सेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज है, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, मुस्लिम डिसोल्यूशन, अगर वो मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हो तो मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट. तो इस तरीके के जो माइनर एक्ट हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स. उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर. सो इसमें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था एंड आई एक्सप्लेन्ड एंड आंसर. जो आपको और ज्यादा ध्यान रखना है, जिसके नोट्स आपको बनाने हैं, सो आई हैव आल्सो मेड दैट क्लियर. सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Another important question, and as I have already discussed that हमें jurisprudence में से क्या-क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें सिलेबस की 75% क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूट करती है, कौन सी 25% कॉन्स्टिट्यूट करती है, आई ऑलरेडी टोल्ड. ठीक है. जिसमें से आपकी jurisprudence में तो सारे जूरिस्ट, सारे स्कूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम हिस्टोरिकल स्कूल, सर हेनरी मेन की ये द्वारा दिया गया है. द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज has been a movement from status to contract, और फिर आगे ये भी कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस अगेन. सो ये एक लंबा सा एक हिस्टोरिकल सर हेनरी मेन के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है. जब वो सोसाइटीज को मूवमेंट समझाते हैं फ्रॉम स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव एंड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टू स्टैटिक अगेन वाइस वर्सा. सो या आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग. सो यू विल बी रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी मेंशन कर दिया है ताकि अदर जो ऑप्शन है वो भी आपको एटलीस्ट कुछ उसके बारे में पता चल जाए. तो सेमिनिक वॉल्जीस की बात करता है कि लॉ एज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल स्पिरिट होती है, स्पिरिट की बात करता है. ठीक है. और पुछता इज अ फॉलोवर और सेविनी, और बाकी एक बार आप इसको खुद गो थ्रू कर सकते हैं. सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत इजी है. आई विल बी रीडिंग द, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि असर्शन और रीजन को हम कैसे टैकल करेंगे. एक बार दोबारा बता देता हूँ कि असर्शन और रीजन को हमें टैकल ऐसे करना है. पहले हम असर्शन पढ़ेंगे, फिर रीजन पढ़ेंगे, देन वी विल सी दैट दोनों ट्रू होने चाहिए. उस अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो हमें आगे दो ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे. दैट इज द बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले जो पॉइंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे.
So I will be reading first assertion. The Parliament has the power to make the laws for whole or any part of the territory of India, and law made by the Parliament would be applicable beyond the territory of India also. This is correct. Now we will be reading reason. Article 245, Clause 1 of the Constitution of India empowers the Parliament to make the laws for the whole or any part of the territory of India. And Article 245, Clause 2 says that no law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would be extraterritorial operation. एक्स्ट्रा ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया के बाहर, आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया की टेरिटरी में इफ वी हैव एनी एम्बेसी आउटसाइड इंडिया दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये मैंने एक फैक्ट आपको बता दिया है। अभी दोनों ऑप्शन सही हैं, और हम इसमें जब बिकॉज करके इन दोनों को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इजीली क्लियर हो गया कि दैट द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो आई थिंक आई हैव डेल्ट दिस थिंग इन डिटेल। उसके अलावा लिखा हुआ भी आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। सो वी विल बी मूविंग ऑन। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही डीप सवाल पूछा गया है, और आई थिंक इन द लास्ट पार्ट, that is the 2020 part second. In that video we have also seen that there was also a question asked. So इसी पेपर में इसी से रिलेटेड शायद दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी तरीके के। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी दैट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज है वो तो आपको डीप में पढ़नी है, और उसमें भी आपके अमेंडमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अमेंडमेंट्स हैं, लैंडमार्क केस लॉज हैं, और शेड्यूल इन डिटेल आपको पता होने चाहिए। सो ये बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द 11th शेड्यूल which deals with this, and there is also the article which is attached to this schedule is 243G. uh, so yeah, I've explained this, so we will be taking the next question. So this is the question from jurisprudence where a quotation is given, and you have to tell who is the jurist. So the question is, the real relation of jurisprudence to law depends not upon what law is treated, but how law is treated is said by. तो उसका सीधा सीधा आंसर है बी ग्रे। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ये आपको बस रिमेंबर कर लेना है। एंड बाय हैविंग सेड दैट, सो आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और दिस इज एन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि दे रखा है फ्रॉम दी पनिशमेंट्स दैट इज मेंशन। तो इसमें अब मैं दो चीजें बता देता हूँ आपकी। डकैती, रॉबरी, थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कॉन्सेप्ट डील कर लिए हैं थोड़ी डिटेल में। तो आई विल बी नॉट डूइंग दिस। इफ यू वांट टू गो थ्रू द ऑल द वीडियोस यू विल फाइंड। सेकंड थिंग जो मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि बीएनएस आईपीसी जहां पर भी आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक में बीएनएस से रिलेटेड उसका सेक्शन जरूर मार्क कर लेना है, because in the upcoming exams the question directly can be made from the BNS. So now start the practice. So this is all advice which I want to give in this question. So I will be moving to the next question. Okay, so this is a very tricky question. The question related to the relationship between law and morality has already been asked in the previous year questions, ठीक है, but that is from the analytical school. Analytical school से एनालिटिकल स्कूल क्या इंटरप्रिटेशन करता है लॉ एंड मोरालिटी, ये पूछा गया था। बट नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन विच यू शुड रीड वेरी केयरफुली, which says that which of the following statement describe the relationship between law and morality among non-positivist legal theorist, यानी कि जो कि पॉजिटिविस्ट नहीं है, यानी कि अब वो एनालिटिकल नहीं हो सकते हैं, नेचुरल स्कूल हो सकता है या फिर डिफरेंट और कोई स्कूल हो सकता है, बट पॉजिटिविस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बोलता है, ऑप्शन ए, लॉ इज ऑलवेज इन एडवांस ऑफ मॉरल्स। तो ये तो नॉन पॉजिटिविस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिविस्ट स्कूल बोलता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी, मोरालिटी इज जनरली इन एडवांस ऑफ लॉ। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सी, द लॉ इज इनट्रिक्सिबली बाउंड अप विद मॉरल्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी, दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो ये एनालिटिकल स्कूल ही यानी कि पॉजिटिविस्ट स्कूल बोलता है। तो आई होप क्वेश्चन को रीड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो हर्डल है वो यही है, दैट इज टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली कि क्या पूछा गया है। आई होप मैंने बता दिया आपको, अपनी एडवाइस दे दी है। आई हैव गिवन माय एडवाइस इन दिस क्वेश्चन, सो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So this is another important tricky question which is from the Sales of Goods Act under Section 5. ये ट्रिकी क्यों है? इसका एक रीजन है, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर आपको कैसे देना है, वरना इसमें आप गलती कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ी इसको ट्रिकी रखा है। द क्वेश्चन इज द ऑप्शंस आर आई विल बी रीडिंग बाय राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, सो दिस इज नॉट द एसेंशियल। बी, बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि बाय वर्ड ऑफ माउथ भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फॉर द सेल ऑफ गुड। ठीक है, तो बाय वर्ड ऑफ माउथ ये एक एसेंशियल हो गया, तो बी तो होना ही होना है। अब बी जो है वो ए और बी में तो है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन विल बी ए और बी और बी और डी। ठीक है, नाउ वी विल बी रीडिंग सी, बाय पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी क्योंकि मेंशन ही नहीं है तो अब हमें चेक क्या करना है, और बी कंफर्म है तो हमें चेक करना है ए और डी। अब डी हम पढ़ के देखते हैं, बाय राइटिंग और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो यस, तीनों तरीके से ये हो सकता है, जबकि एक ए बात करता है सिर्फ बाय राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो अब हमारे लिए, हालांकि वो ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन हमें आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन विच इज गिवन इन द एग्जाम बाय द एग्जामिनर। तो ये इसी तरीके से क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया जाता है और हम इजीली एलिमिनेट करके इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। दैट विल बी डी, दैट बी एंड डी ओनली आर करेक्ट। आई होप आई हैव गिवन माय एडवाइस, आई हैव deconstructed the question. So we will be moving on to the next question. Okay, another very very important question. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क जजमेंट तो आपको डीप में भी पता होने चाहिए, जैसे कि इन विच ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आज तक की हिस्ट्री में जो है, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आपको इसकी डेट भी याद होनी चाहिए, दैट इज 24th April 1973, द डे ऑन विच दिस जजमेंट इज डिलीवर्ड। उसके बाद आपको 25 अप्रैल का भी किस्सा पता होना चाहिए, कैसे हमारा जो पूरा एक कोलिजन सिस्टम चल रहा था, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चल रही थी, कैसे उसको चेंज करा गया। बट आई विल नॉट बी डीलिंग दैट थिंग हियर। बट ये चारों केसेस, रे बोरेवरी यूनियन वाला केस, मिनर्वा मिल वाला केस, एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, all these judgments should be on your fingertips. Fact of these judgments should be on your fingertips. ठीक है, and obviously I think that I will be making, because this is a very important topic, so I will be making a video on all the landmark judgment, but that is in the coming future. So ये PYQ की सीरीज जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं शायद सोचूंगा इसको करने की। टिल देन आपको थोड़ा सा इसको पढ़ते रहना है। मोस्टली मैंने केसेस को एक्सप्लेन किया है, लैंडमार्क केसेस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड तो सारे लैंडमार्क केसेस मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इवन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो हैविंग सेड दिस, आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आई डोंट थिंक दैट देयर इज नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी लिखी हुई है, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ के आप, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं है। हालांकि देयर इज वन एडवाइस जो कि मैं पहले से देता आ रहा हूँ, वो ये है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल्स और आईसीजे का जो चार्टर है उसके आर्टिकल्स मोटे मोटे आपको पता होने चाहिए। और एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होना चाहिए यूएन चार्टर के कौन से आर्टिकल में जनरल असेंबली है, डिफरेंट ऑर्गन्स डील है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है या इकोसॉक है या जो भी है, या आईसीजे है, तो वो कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, तो ये एटलीस्ट पता होने चाहिए क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें रिमेंबर याद करने के अलावा, नोट डाउन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज अनदर हार्ड क्वेश्चन विच इज देयर, और हार्ड क्वेश्चन के लिए मेरी एडवाइस, आपको पहले ही पता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं है तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग, सो आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे जैसे पीवाईक्यूज बढ़ते जा रहे हैं, मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, जितने भी पोर्शंस बताए हैं, वो बहुत ज्यादा सिद्ध होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यूएन चार्टर के बारे में बोला, चार्टर ऑफ आईसीजे के बारे में बोला, तो ये दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये कहाँ मेंशन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन आर्टिकल 38 ऑफ द यूएन चार्टर ऑफ द आईसीजे। ठीक है, और इसमें भी इसको और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया, आप इसमें ए और बी भी पूछा है तो ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। तो आप समझ लो कि किस हिसाब से आपको तैयारी और रिमेम्बरिंग चीजों की करनी है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Same is the case with this question. Nothing to explain. Just read whatever is given. Try to remember and remember. And the key to remembrance is revision. So this is the only advice which I can give. I don't think I need to explain anything in this question. So moving on to the next question. Same, just like the earlier question. So I will just write it down, take a notes or take a screenshot, whatever you want to do, do that, and I will be moving. सेम एज बिफोर हार्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते सिवाय याद करने के लिए, कोई और ऑप्शन है नहीं। इफ यू नो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन वेल एंड गुड, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेक्शन पूछे हैं, दैट टू ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ हम कर सकते हैं। तो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another question from IPC, which is also a direct question. तो just read the question, mark the answer. इसमें इजी है। जब आप आईपीसी के प्रोविजोस को, बीएनएस के प्रोविजोस को डीपली पढ़ोगे तो आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रोविजन इज इंपॉर्टेंट। उसमें भी लगभग 100-150 प्रोविजन ऐसे हैं जो आपको डीपली पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट थिंग, वो तो आपको पता ही होने ही चाहिए। उसके अलावा पूरी आईपीसी भी आपको एक सरसरी चीजें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए पूरी आईपीसी की, लेकिन स्टिल चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे वो आईपीसी हो, 100-150 क्वेश्चन है जो जिनसे 75% क्वेश्चन बनते हैं, और 25% क्वेश्चन तो फिर पूरी उसमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो आपको इस व्यू से पूरी आईपीसी पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने वो पढ़ी है तो ये आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, ओनली व्हाट आई कैन डू इज टू गिव यू एडवाइस विच आई हैव गिवन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो जो मैंने बताया है आपको कि अमेंडमेंट्स और रीसेंट अमेंडमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरी कही हुई ये बात देखो ये क्वेश्चन सिद्ध कर देता है, क्योंकि दिस इज द 2018 अमेंडमेंट जो कि डायरेक्टली पूछ लिया गया है। और अब तो जो रिसेंटली मैंने पुरानी वीडियोस में भी, अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है कि वॉट एवर चेंजेस हैज बीन बॉट डाउन इन द बीएनएस, दैट यू हैव टू नो ईच एंड एवरी चीज, क्या ऐड किया है क्या सब्ट्रैक्ट किया है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन जो चेंजेस किए हैं, यहाँ से आपको वो सेक्शन पढ़ लेना है। उस सेक्शन के अंदर अगर कोई चेंज है तो वो मार्क कर लीजिए, वरना ये इंपॉर्टेंट 100-150 जो सेक्शंस होते हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए। सो दिस इज द एडवाइस, यू रीड द क्वेश्चन, इसका आंसर दे रखा है मोर और लेस। इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करना तो कुछ इतना कुछ है नहीं, तो जस्ट यू शुड गो थ्रू दिस, जो एडवाइस दिए उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इससे अर्लियर हार्ड क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस बार पार्टनरशिप एक्ट पूछ लिया है, ठीक है। तो अ, ये आपको अगर पता होता है तो बहुत ज्यादा आसान है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें या तो आपको आता है या नहीं आता है। यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। अगर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ गया, कोई बहुत ही माइनर एक्ट का कुछ बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया तो शायद मुश्किल है, बट दिस इज पार्टनरशिप एक्ट। इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा आप सोच समझ के एक गैस ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द एडवाइस विच आई वांट टू डू, विच आई वांट टू गिव यू। सो हैविंग सेड दिस, आई विल बी मूविंग एंड सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, another question that is from the Muslim women protection of the right on divorce is basically from the divorce part of the personal law, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से जो एक पार्ट होता है ना किसी भी एक्ट में जिसमें 75% क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वही पार्ट है। तो वी विल बी रीडिंग द क्वेश्चन बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है। अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड इज अ पीरियड इन मुस्लिम लॉ जब किसी की डाइवोर्स होती है तो विमेन को कुछ टाइम पीरियड तक वो रीमैरी नहीं कर सकती है, ठीक है। उसका रीजन बीइंग है कि हस्बैंड की डाइवोर्स हो जाए या डेथ हो जाए, तो दोनों में इद्दत पीरियड होता है। एक में 40 दिन होता है, एक में उससे ज्यादा होता है, जस्ट टू कंफर्म दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। क्योंकि उतने टाइम में प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो देन द इद्दत पीरियड विल बी टिल द चाइल्ड इज बॉर्न, तो वो उतना लंबा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इज देयर इन द मुस्लिम लॉ, जस्ट टू कंफर्म दैट हु इज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। अगर ये टाइम पीरियड नहीं होता तो चाइल्ड की जो लेजिटिमेसी है वो किसको बिलोंग करता है, इसको कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो दिस concept is there. I hope I have explained the concept of iddat. So
दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। बी, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर रिलेटिव्स, तो ये तो हम लीगल डिडक्शन से, लीगल रीजनिंग से, जब हम इतने सारे एक्ट ऑलरेडी पर्सनल लॉस पड़े होते हैं तो हमें पता होता है कि सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होता, तो बेसिकली सी ऑप्शन इसमें भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा बी के थ्रू। बी ऑप्शन नहीं है तो बी से ही लगभग सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो फर्दर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसका ऑप्शन ए ऑलरेडी बन जाएगा। हमें हमेशा हर क्वेश्चन में ये अपना जो कोशिश करनी है कि एलिमिनेशन का मेथड हम लगाएं। एलिमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि हमारे लिए टाइम भी सेव करके देता है किसी भी एग्जाम में। ऑफ कोर्स जब आप इतने वाले पीवाईक्यूज कर लोगे और इस पे इस मेथड को, टूल को यूज करोगे, तो आप यूज टू इट हो जाओगे। तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेंड होगा उस तरीके से सोचने के लिए। So this is all what I will be dealing in this particular question. Moving on, question in which there is nothing to explain. सीधा सीधा एक मैक्सिम दी है, सोलास पॉपुलाइज सुप्रीमा लेक्स, जिसका सिंपल सिंपल मतलब होता है दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। जो आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है दोबारा। अगर मैक्सिम भी एक या दो क्वेश्चन की होती हैं, और मैक्सिम आपकी आईपीसी में भी है, शॉर्ट में भी है, जितने भी कॉमन लॉ है उसमें तो मैक्सिम है ही है। तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लॉ में भी मैक्सिम्स हैं, डॉक्ट्राइंस हैं। तो ये 50 से 60 डॉक्ट्राइंस और मैक्सिम्स हैं, जो कि घूम फिर के सवाल जिनसे एक या दो पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। जितने भी मैक्सिम्स इन पीवाईक्यूज में मिलती जा रही हैं उनको एक नोट करते जाइए और रिमेंबर करते जाइए। रिमेंबर का तरीका मैंने बता दिया है, दैट इज ओनली रिवीजन। So yeah, this is the only advice which I want to give. So moving on to the next question. Constitutional law, that is nothing is there to explain. ये आपको याद होना चाहिए, go through करा हुआ होना चाहिए, और advice मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो I will be moving on to the next question. You just read, you just learn. I have mentioned, mark it down, note it down, whatever you want to do, just do, so as to revise easily. So moving on to the next question. Okay, the case of the question from the environmental law. The Commission on Sustainable Development was established in which year? सिंपल सा सीधा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक्सप्लेन तो कुछ करना है नहीं। बस एडवाइस जो मेरे को देनी है वो यही है, जो कि मैंने पहले भी कई बार दी है, कि एनवायरमेंटल लॉ में कन्वेंशंस और केस लॉज, मोस्ट ऑफ द पार्ट 75% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज टू थिंग्स। ठीक है, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इवन क्रोनोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट बड़े बड़े एक्ट की क्रोनोलॉजी। जो एनवायरमेंटल लॉ के बड़े बड़े समिट हैं, अर्थ समिट हैं, तो उनकी तो आपको एटलीस्ट क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। बाकी जैसे कामसार कन्वेंशन है और रामसार कन्वेंशन है, इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड है, वो भी आपको बाय ऑन द योर फिंगर टिप्स होने चाहिए, एनवायरमेंटल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another very tricky and very, very important question that has been asked is related to what we have borrowed from different countries in our constitution. Under Article 14 of the Indian Constitution, the term equal protection of law has been taken from. So, इसका आंसर है American Constitution. However, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप ये इट्स दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए वी विल सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार की है जो आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, दिमाग में चिपका लेनी है। दैट इज व्हाट अदर थिंग्स आर देयर which are borrowed from the different jurisdictions of the world in our constitution. So this is the list. From United Kingdom, we have borrowed different things, that is parliamentary system, rule of law, single citizenship, bicameral legislature, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, rates and all. And important things which have been, which we have taken from the Constitution of US, that is fundamental rights, judicial review, independent judiciary, president as supreme commander of the armed force, impeachment of the judges, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो बट ये तो हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कर लिया है।
ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ली है, ये इंपॉर्टेंट है। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिस्ट ली है, कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारे पास है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। जर्मनी से भी हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ली है, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी। उसके अलावा आप रीड कर सकते हैं लॉ मेकिंग, प्रोसीजर मेकिंग, जापान से ली है। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव बोरोड। सो एक मोटा मोटा एक आपको अंदाजा लग जाए, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट इसकी लिस्ट बना दी है। आई होप यह आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज एन important क्वेश्चन फ्रॉम द company law. Different kind of prospectus as mentioned here, which you can read. But the one thing which I need to explain is what is prospectus. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है। जस्ट लाइक आपने बहुत से प्रोस्पेक्टस देखे होंगे, जैसे कि बैंक का कोई प्रोस्पेक्टस है, किसी प्राइवेट कॉलेज का कोई प्रोस्पेक्टस है, वो बताता है कि जैसे कि अगर कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखे या यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस देते हैं तो डिटेल देता है कि कॉलेजेस में क्या क्या है, कितने एकड़ में फैली हुई है, कौन से कोर्सेज हैं, किस किस कोर्सेज में कैसे कैसे एडमिशन होते हैं, किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में या जिस भी चीज से वो रिलेटेड, बैंक है तो बैंक के बारे में, तो वो जो डिटेलिंग देता है उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी लॉ में क्या होता है, यही काम वो करता है कि कंपनी की डिटेल बताता है, कौन डायरेक्टर है, कौन कौन इसका प्रोमोटर है, कौन कौन सी चीजें इसमें, कितने शेयर्स हैं, कितने नहीं है। तो उसी के बेसिस पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस आर आल्सो देयर। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें प्राइस ऑफ द शेयर इज नॉट मेंशन्ड होता है, वो स्मॉल होता है। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो फुल प्रोस्पेक्टस की एक छोटी सी समरी होता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय a company offering securities to the public can be treated as a deemed, वो मतलब deemed का मतलब a kind of prospectus, ठीक है। तो these are all which I need to explain. The concept is very clear from its name, that is prospectus. बस ये कंपनी की डिटेल बताता है। So I hope I have explained, and that's I will be moving to the next question. Okay, this is an important question from the Hindu law. Here we are dealing with the Mitakshara co-partnership. Mitakshara and Dayabhaga are two schools of inheritance in the Hindu law, which tells that when inheritance can take place, and more or other things are also discussed in these schools. तो यहाँ पर मिताक्षरा स्कूल का कौन सा एक फीचर नहीं है वो पूछा गया है। इसका सिंपल आंसर है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, यानी कि बाधित विरासत इज नॉट अ फीचर ऑफ द मिताक्षरा कोपार्सनरी, ठीक है। बिकॉज इट इट स्टार्ट्स द राइट्स as soon as the child is born, the rights start from the birth only. While what is the case in Dayabaga? The case is that the rights only start after the death of the ancestor. जब ancestor की death हो जाएगी तभी आपकी जो rights हैं वो start होती हैं. That's why it's obstructed, but Mitachara is unobstructed. So this is the basic difference which you should, I think, need to know. Uh, According to this question, that is the only thing which I need to explain. So we will be moving on and seeing the next question. Another important question, and that is the very first question which is I'm seeing from 2018-19 to 20. That is from Article 368 of the Indian Constitution, one of the most important. Although judgments तो आ चुके हैं, ठीक है, जैसे कि गोलकनाथ, केशवनंदा भारती, बेसिक स्ट्रक्चर को, डॉक्ट्राइन को डील करने वाले जजमेंट। बट डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया है इसमें, तो वी विल रीड एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। A, all law enforced in the territory of India immediately before the commencement of this constitution will be void to the extent of their inconsistency. This is true. That is the voidness of the pre-constitutional laws that is given in the clause 1 of the article 13. Second, law enforced includes all law passed or made by the legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repeated. This is also correct, which is there. Now we will see the third thing, that the state shall not make any law which take or abridges right conferred by part 3 and may, that is the against the part 3 is the fundamental right. So this is also correct, that there is a prohibition on the state to make any law which is in the contradiction with the article with the part 3 of the Indian constitution, ठीक है। तो ये तो है, but
नाउ वी हैव ऑल द होल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसमें इस चीज को कहीं ना कहीं सेटल किया गया है, ठीक है, बट दैट इज नॉट विच वी विल बी डीलिंग इन दिस क्वेश्चन। सो ए बी एंड सी तो करेक्ट हैं। अब नाउ वी विल सी डी, ठीक है। तो ए बी सी करेक्ट है और ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं कि किसी में बी नहीं है कि तो किसी में सी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेशन के थ्रू इजीली वी नो दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। वी डोंट नीड टू इवन रीड द ऑप्शन डी और ई, ठीक है। तो ताकि हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं इस तरीके से और इजीली हमें आंसर का भी पता चल चुका है, ठीक है। तो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने शुरू किए थे 2020 से ही, आई थिंक, फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें पैसेज दिया होता है। हालांकि शायद ये हमने शायद 2019 में भी थे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मोर और लेस इन पैसेजेस का एक या दो क्वेश्चन पे से तो रिलेशनशिप होता है, बाकी इससे ज्यादा इसका रिलेशनशिप नहीं होता है। तो आपको बहुत क्विकली इसको रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करना है। जैसे कि अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस वर पार्ट ऑफ द जजमेंट रेफर्ड टू इन द पैराग्राफ, क्योंकि ये बेसिकली जजमेंट है नवतेज सिंह जौहर और इसमें पांचों जजेस इसके पार्ट थे, यानी कि दीपक मिश्रा भी थे, फरी नरीमन भी थे, डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, खानवलकर भी थे और इंदु मल्होत्रा भी थी। तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ किस जज ने लिखा है तो ये तो हम, मतलब आई डोंट थिंक कि किसी को एग्जैक्टली exactly पता होगा। सो इस क्वेश्चन को आंसर करना इतना इंपॉर्टेंट, इतना इजी नहीं है, तो टफ क्वेश्चन है। तो दैट एडवाइस व्हिच आई हैव गिवन अर्लियर दैट विल आल्सो अप्लाई टू दिस क्वेश्चन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल सी। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जैसे कि आप उसका पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज डीलिंग विद द डिफरेंट थिंग्स व्हिच हैज बीन डेल्ट इन द नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की मोरालिटी की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रही है, जो कि एनक्रिप्ट दे रखे हैं। तो जैसे ही आप उसको रीड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज देयर। सो दिस जजमेंट बिलोंग्स टू नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक कैलकुलेटेड बहुत ही इजी गैस आपको लगाना है। तो आई हैव गिवन माय एडवाइस। इसके अलावा तो क्या, ही एक्सप्लेनेशन तो इसकी कुछ है नहीं। तो दिस इज द एडवाइस व्हिच आई कैन गिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट और इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। इसका आंसर है आर्टिकल ए 19(1) है दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज कंटेन इन द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर, नथिंग आई नीड टू गिव यू एडवाइस और एक्सप्लेन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन दिस पेपर, ठीक है। ट्रिकीएस्ट कैसे है, अब इसको पढ़ो। The consensual act of an adult is criminalized under which of the following legislation? अब आप पढ़ते ही घूम जाओगे दिमाग आपका कि consensual sexual act is criminalized, तो how it is possible? Yeah, it is possible in Indian Penal Code, ठीक है। कहाँ पे? When the consent is taken through coercion या फिर false marriage का वादा करते हुए, या फिर if, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आप जब कंसेंट लेते भी हो, ठीक है। एक्ट जो है कंसेंचुअल है, सेक्सुअल एक्ट कंसेंचुअल है, अडल्ट भी है, बट कंसेंट इज टेकिंग थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ओनली पॉक्सो में हो नहीं सकती, ठीक है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी नहीं है, हिंदू विवाह यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी नहीं है। तो मेन क्या बचा, बीएनएस आज के टाइम में आईपीसी। तो इसलिए ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज वायलेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? So the answer to this question is 14, 15. That is right to equality, and there should be no discrimination on the basis of sex. So 15 भी आ गया। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आ गया, एंड आर्टिकल 21 तो होगा ही होगा। सो ऑल दीज आर कवर्ड, ठीक है। बिकॉज सेक्शन 19 क्यों होगा? बिकॉज सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड ओरिएंटेशन आर पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड एक्सप्रेसिंग द सेम is protected under the freedom of expression. So that's why article 19 भी है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है, ये राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, ऑटोनॉमी एक्सेट्रा, नवतेज सिंह जौहर जजमेंट,
So all this, I think I have made my point very clear, and the answer to this question is also very clear to do and to you, and the concept is also very clear. So I don't think more explanation is needed. We will move on to the next question. Another passage is there, which is related to Namami Gange and how Ganga is at par with it is a juristic entity. So read the passage, and then I think I we will see that what are the questions which are from this passage. As usual, as I have said कि ज्यादातर पैसेजेस ऐसे ही दे रखे हैं, उनसे उनको अगर आप ना भी पढ़ो तो एक आध को छोड़ दिया जाए, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो उनको अगर आप ना भी पढ़ो तो भी यू कैन आंसर द क्वेश्चन। जैसे कि इस मेजर टर्म लो को पेरेंट्स रेफर टू, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है इन प्लेस ऑफ पेरेंट। ठीक है, विच इज ये पैराग्राफ से इसका कोई लेना देना है नहीं, अगर वो पैरा ना भी होता तो भी आप इसको आंसर कर देते, बट इसका रेफरेंस थोड़ा सा उस पैरा में मिल रहा है क्योंकि ये रिलेटेड है। दैट इज यूजेज इन लॉ कॉमनली अप्लाइड इन गार्डियनशिप एजुकेशन एंड चाइल्ड कस्टडी। ठीक है, बहुत माइनर सा वो है, बट ऐसा नहीं है कि वो पैसेज नहीं होता तो इसको आप आंसर ही नहीं कर पाते। सो माई पॉइंट इज बिकमिंग वेरी क्लियर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see, this is another question which is related to that passage. But क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आप इनडायरेक्टली भी पढ़ेंगे उस पैसेज के बिना तो आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। Same as earlier, no explanation is needed. But one point which I want to tell you, advice is that you should write down each and everything. ठीक है, you have to take notes of each and every question. ठीक है, अब वो मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो आप एटलीस्ट, अगर वो केस लॉ है तो आपको एटलीस्ट वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। सेम एज अर्लियर, सेम एडवाइस, सेम एवरीथिंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर मैक्सिम इज देयर। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। पेरेंटाई का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स ऑफ हिज ओन। ठीक है, तो ये विद दिस द PYQs ऑफ 2020 एंड्स, एंड आई होप मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जितना को अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट था उसको समझा दिया। ठीक है, बाकी पैटर्न आपको समझा दिया, बाकी जो एडवाइस मेरे को करनी थी वो मैंने दे दी है। आई होप you are noting them down, you are noting each and every question in your notes, and and I am also telling that how to attempt each and every question. I am also teaching you how to use your tool, that is the method of elimination. With all these being said, I hope this is a wrap up for the PYQ 2020. Hope we will be meeting in the next PYQ, that is the PYQs from 2021. Till then, read, revise. That is the only advice which I have, because remembrance is the key, and to remember, revision is the key. So keep on revising and going through all these videos again and again till your exam come. Okay? So I hope you will take my advice and revise. Okay. Meet you in the next video. Goodbye.